बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। और मैं इस वक्त मुखातिब हूँ हमारे बीएस प्रोग्राम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आइडियालॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। तो इस सिलसिले में आज हम जो बात करेंगे वो शिमला डेपुटेशन पे बात करेंगे 1906। इससे पहले हमने मुजद्दद अल-अफ़सानी, शाह वलीउल्लाह और सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत को देखा, और इनकी खिदमत को जब हमने एनालाइज़ किया तो उसमें दो एस्पेक्ट हमें बड़े प्रोमिनेंट नज़र आए। एक तो ये था कि प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, और दूसरा था स्ट्रगल फॉर राइट्स। अब हिस्ट्री को या आइडियालॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी में जाएं। जब तक आप हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी में नहीं जाते उस वक्त तक आप नेक्स्ट इवेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब चूँकि हमारा जो टॉपिक है वो शिमला डेपुटेशन है, तो शिमला डेपुटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सर सैयद अहमद ख़ान के नज़रियात को देखें कि सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या नज़रियात पेश किए या किस तरह उन्होंने मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया। जब तक हम उनकी सर्विसेज को एनालाइज़ नहीं करेंगे या उसके मेन पॉइंट्स को हम रिकॉल नहीं करेंगे उस वक़्त तक हम शिमला डेपुटेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में मेरी आपसे बात हुई कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, जिनमें एक प्रिंसिपल ये था कि लॉयल्टी टूवर्ड्स ब्रिटिश, कि हमें जो बरतानवी हुकूमत है उसके साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना, बल्कि हमने उनके साथ मिल के मुसलमानों को उनके राइट्स लेकर देने। दूसरा ये था कि स्ट्रेस अपॉन वेस्टर्न एजुकेशन, कि सर सैयद अहमद ख़ान ने एक ऐसा एजुकेशन का मॉडल दिया कि जिसमें इस्लामिक टीचिंग्स का भी शामिल किया गया और इसके साथ जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको भी उसमें ऐड कर किया गया। अब ये दोनों जो हमारे पास एजुकेशनल पैटर्न थे या एजुकेशनल जो सेटअप था, उन दोनों के अंदर इनको मिक्स करने की कोशिश की गई। जो अलीगढ़ का एक बड़ा प्रोमिनेंट और अहम जो कंट्रीब्यूशन है उसमें यह है कि उन्होंने इस्लामिक एजुकेशन को भी और वेस्टर्न एजुकेशन को भी एक ही इदारे के अंदर उन्होंने इकट्ठा कर दिया। तीसरा जो हमें नज़र आता है वो ये था अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि अभी मुसलमानों को सियासत में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको पहले अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। अगर वो अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो वो बरतानिया की जो हुकूमत है यहाँ उसके साथ भी अच्छे तरीके से अपनी नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। और दूसरा ये होगा कि जो हिंदू कम्युनिटी है जो हमेशा मुसलमानों को ना तो उनके राइट्स देने के लिए तैयार है और जो मुस्लिम आइडेंटिटी है उसको भी पल्यूट करने के लिए हमेशा वो इस कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह मुसलमानों की आइडेंटिटी को ख़त्म किया जाए। और सर सैयद अहमद ख़ान के ये जो पॉइंट्स हैं ये उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इन पॉइंट्स को लेकर वो चलते रहे। उन्होंने स्कूल भी बनाए, उन्होंने लिटरेरी सर्विसेज भी दी, असारुस्सनदीद भी लिखी, उन्होंने खुतबात अहमदिया भी लिखी, और इसके अलावा भी उन्होंने मुसलमानों के लिए एक ख़ास एफ़र्ट्स की ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। अब सर सैयद अहमद ख़ान की विसाल के बाद अलीगढ़ के जो ग्रेजुएट्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, या अलीगढ़ के जो लोग हैं उनका पाकिस्तान बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन था, ये एक अलग से क्वेश्चन है। जब हम सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के बाद अलीगढ़ की सर्विसेज को देखते हैं कि वो बीज जो सर सैयद अहमद ख़ान ने बोया था वो अब जब ज़मीन से बाहर निकलना शुरू हुआ है तो उसका जो फल है उससे लोग किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आप देखें कि सर सैयद अहमद ख़ान जो अलीगढ़ के ग्रेजुएट्स थे वो पूरे इंडिया में डिफरेंट सेक्शंस के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे थे। मसलन इस स्टेज पे मुसलमान एजुकेट भी हो चुके थे। इसी वजह से आप देखें कि उस वक्त जो मेजर न्यूज़पेपर्स निकलते थे जैसे डॉन न्यूज़पेपर था, नवाए वक्त था या जंग था, इन न्यूज़पेपर्स के जो एडिटोरियल बोर्ड हुआ करता था उसमें सारे जो ग्रेजुएट्स थे वो अलीगढ़ के थे। इसी तरह MSF है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, उसके अंदर जो वुमेन विंग था उसमें अलीगढ़ के स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन था।
तो इस सिलसिले में जो हमें सबसे प्रोमिनेंट जो चीज़ नज़र आती है वो शिमला डेपुटेशन नज़र आता है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। और ये जितनी तमहीद मैंने बांधी है ये बेसिकली मैं आपको लेके आ रहा हूँ शिमला डेपुटेशन की तरफ। 1906 शिमला डेपुटेशन पाकिस्तान की तारीख़ में, बल्कि मुस्लिम पॉलिटिक्स की तारीख़ में एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे वो बच्चे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में CSS और PMS में भी अपीयर होना चाहते हैं वो भी इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, और जो हमारे BS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शिमला डेपुटेशन जनाब क्या था, इसके फैक्टर्स क्या थे, इसके सिग्निफिकेंस क्या थी, इसके फीचर्स क्या थे, ये वो हेडिंग्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो शिमला डेपुटेशन का सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को देखते हैं कि हमें शिमला डेपुटेशन एक डेलीगेशन था, उसके पीछे कौन से मुहर्रिकात थे, कौन सी ऐसी रीजंस थी, कौन सी काजेज़ थी कि उस डेपुटेशन को ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलना चाहिए और मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनकी बात करनी चाहिए। उसमें हम जब देखते हैं तो ये एक और बात जो आपने ज़हन में रखनी है कि जो फ्रीडम मूवमेंट है, जो 1906 से स्टार्ट होती है और 1947 तक जाती है, उसका आगाज़ यहाँ से हो रहा है शिमला डेपुटेशन से। क्योंकि इससे पहले सरसीद अहमद ख़ान रिफार्मर, मुजद्दिद अल अफ़सानी रिफार्मर, शाह वलीउल्लाह को एक रेवोल्यूशनरी आप कह सकते हैं। तो ये उसके बाद हमें जो मुस्लिम राइट्स के लिए जो एफ़र्ट्स नज़र आ रही हैं वो सबसे पहला जो उसका आगाज़ हो रहा है वो शिमला डेपुटेशन से हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स। 1906 में शिमला डेपुटेशन में जो सबसे पहला मुहर्रिक है जिसकी हम कनेक्टिविटी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें फैक्टर्स में जो पहला पॉइंट आप लिखेंगे वो लिखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स। और इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आप आगे जो लेके जाएंगे वो 1892 इंडियन कौंसल्स एक्ट, इंडियन कौंसल्स एक्ट 1892। अब इंडियन कौंसिल एक्ट क्या है, थोड़ा सा इसका मैं आपको ब्रीफ दूंगा ताकि आप समझ सकें कि मुसलमानों को किस तरह प्लेस चाहिए थी अपनी, कि वो अपनी एक जगह बनाएं ताकि उनका एक लेजिस्लेचर के अंदर, एग्जेक्टिव के अंदर और जुडिशरी के अंदर उनका एक रोल डेवलप हो सके। जनाब इस इंडियन कौंसल्स एक्ट के तहत कौंसिलर रिफॉर्म्स आई। अब कौंसिलर रिफॉर्म्स क्या थी कि एक हायरार्की बनाई गई, उसके ऊपर एक गवर्नर जनरल और वाइसराय और गवर्नर जनरल सेम एक ही ओहदा था लेकिन दो मुख्तलिफ नाम थे। और उसके नीचे दो जो कौंसल्स हैं वो बनाई गई, एक एग्जेक्टिव कौंसिल बनाई गई और दूसरी उसके साथ इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल बनाई गई। अब ये दो कौंसिल्स हैं, एक देखें दोबारा इसको आप नोट करेंगे कि ऊपर गवर्नर जनरल ऑब्लिक वाइसराय, गवर्नर जनरल और वाइसराय जो हैं वो एक ही शख्स होता था, दो मुख्तलिफ अशखास नहीं होते थे, एक ही शख्स के पास ये दोनों टाइटल होते थे। और उसके बाद दो उसके नीचे कौंसल्स होती थी, एक एग्जेक्टिव कौंसिल थी और दूसरी इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल। सबसे पहले आप देखें कि एग्जेक्टिव काउंसिल को हम जब देखते हैं तो एग्जेक्टिव काउंसिल में जो टोटल मेंबर्स की तादाद थी वो 5 थे और 5 के 5 का जो ताल्लुक होता था वो ब्रिटिश से होता था, यानी वो ब्रिटिशर्स थे। इसमें कोई इंडियन, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, उनमें से कोई शख्स इस काउंसिल का मेंबर नहीं होता था। दूसरी साइड पे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें कम से कम मेंबर्स की तादाद जो है वो 10 थी और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स की तादाद थी वो 16 थी, यानी टोटल उसके मेंबर्स की तादाद मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 16, यानी 10 से 16 तक। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इन 10 और 16 में से कितने लोग जो हैं वो इंडियंस होते थे या इनकी डिवीजन कैसे होती थी। इनकी डिवीजन जनाब ऐसे होती थी कि एक तो वो जो 5 मेंबर्स होते थे एग्जेक्टिव काउंसिल के वो भी इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते थे और जो बाकी मेंबर्स होते थे उनको एडिशनल लेजिस्लेटिव मेंबर्स कहा जाता था। एडिशनल मेंबर्स जो हैं ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का टाइटल उन्हें दिया जाता था। अब इन 10 या 16 में से जो 40% होते थे वो इंडियंस होते थे, यानी 40%। आप देखें 10 में से जो 40% हैं वो 4 लोग बन जाएंगे, तो 4 लोग जो हैं वो इंडियंस होते थे और बाकी जो लोग होते थे
वो ब्रिटिश होते थे, वो लोकल लोग नहीं होते थे, लोकल मासेस को। इसके अलावा जो उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, जो उनकी नुमाइंदगी थी, वो इसके अंदर हमें कोई प्रोमिनेंट नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे जो 40% जो इंडियंस हैं, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि इसमें से इतने % मुस्लिम्स होंगे या इतने % हिंदू होंगे। उसकी जो डिवीज़न है वो कम्युनिटी बेस्ड डिवीज़न नहीं की गई थी, बल्कि वो एक ही सारे इंडिया के लोगों को जो है वो 40% जो है वो ये चार्ज दे दिया गया था। अच्छा, लेकिन अब एक और जो दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि सारी लेजिस्लेशन तो लंदन में होती थी। जो यूके की लेजिस्लेटिव असम्बली थी, वो इंडिया के मुतालिक जितनी लेजिस्लेशन होती थी वो वहाँ पे करते थे। लेकिन क्या होता था कि सेक्रेटरी फॉर इंडियन अफेयर्स एक डेजिग्नेशन था जो यूके में बैठता था, और जब वहाँ पे लेजिस्लेशन होती थी यूके की लेजिस्लेटिव असम्बली में इंडिया के मुतालिक, तो वो उसके बाद इस सेक्रेटरी फॉर इंडियन अफेयर्स के थ्रू ये जो लेजिस्लेशन है ये गवर्नर जनरल को भिजवाई जाती थी, और गवर्नर जनरल जो है वो इसको लेके जाता था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसकी अप्रूवल देती थी, और इस तरह जो है वो एक कानून बन जाता था। अब ये एक फॉर्मेलिटी आप समझ लें इसको, कि असल जो लाज हैं वो इंग्लैंड में बन रहे हैं, यूके में बन रहे हैं, लेकिन उसकी जो अप्रूवल है, जो एक ब्राय नेम के हमने यहाँ के लोगों से उसकी अप्रूवल ली है, वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव में वो केस जो है वो पुटअप हो जाता था कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो है इसके अंदर मैटर जो है वो रेफर हो जाता है। अच्छा जी, अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 40% इंडियंस होते थे, उनका इंतखाब कैसे होता था? अब क्या वो डायरेक्ट इलेक्शंस के ज़रिए आते थे? क्या उनकी नॉमिनेशंस होती थी, इलेक्टेड होते थे या नॉमिनेशंस होती थी? अब इसमें आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि ये कोई अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। बरसगीर में उस वक्त अडल्ट फ्रेंचाइज आई भी नहीं थी और थी भी नहीं। और यहाँ फिर क्या मेथड अडॉप्ट किया गया था? वो मेथड ये था कि जितनी यहाँ पे जो मुख्तलिफ यूनियंस थी, जैसे लैंडलॉर्ड यूनियंस थी या लायर्स जो यूनियंस थी या ट्रेड यूनियंस थी, उनको ये राइट दिया गया था कि वो लोग अपने नुमाइंदे जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर सकते थे। अब वेरी स्ट्रेंज के आम जो जनरल मासेस हैं उनको वोट का हक हासिल नहीं है। ये तो सिर्फ यूनियंस को या जो एक मुख्तलिफ सेक्शंस की जो रिप्रेजेंटेटिव्स कम्युनिटीज़ हैं उनको ये राइट दे दिया गया है कि आप लोगों ने अपने जो नुमाइंदे हैं वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजने हैं। अब जब ये मेथड अडॉप्ट किया गया या ये पैटर्न अडॉप्ट किया गया, तो उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट्स आए वो बड़े हैरान कुन है कि 1892 में जब इलेक्शंस हुए फॉर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसमें कोई मुसलमान वहाँ मुंतखब नहीं हो सका, कोई मुसलमान नॉमिनेट नहीं हो सका, क्योंकि वो जितनी काउंसिल्स थी उसमें जो डोमिनेट कर रही थी वो हिंदू कम्युनिटी थी। 1895 में दूसरी दफ़ा इलेक्शंस हुए, तो दूसरी दफ़ा जब इलेक्शंस हुए तो उसमें नवाब सलीमुल्लाह खान जो एक मुसलमान थे वो उसमें नॉमिनेट होकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए। अब ये पहले मुसलमान मेंबर थे जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। फिर 1898 में तीसरी दफ़ा इलेक्शन हुए, कोई मुसलमान उसमें नॉमिनेट नहीं हो सका। 1901 में इलेक्शन हुए, कोई मुसलमान नहीं उसमें नॉमिनेट हो सका। अब यहाँ से मुसलमानों के अंदर एक अवेयरनेस डेवलप हुई कि ये जो मुसलमान हैं इनको अगर अलग से सीटें ना दी गई या इनको सेपरेट सीट्स की एलोकेशन ना की गई, तो मुसलमान इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्ट होकर या नॉमिनेट होकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बन सकें। अब स्टूडेंट्स, ये वही ख्याल था, ये वही आइडिया था जो सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया था कि मुसलमानों को अपने आप को सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मुतालबा करना चाहिए। मुसलमानों की जो सीट्स हैं वो अलग होनी चाहिए ताकि मुसलमान अपने नुमाइंदे खुद चुन सकें, और जब वो अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे तो फिर मुसलमानों के राइट्स के ख़िलाफ़ कोई लेजिस्लेशन जो है वो नहीं हो सकेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर सैयद अहमद ख़ान का नैरेटिव जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1898 से पहले उन्होंने दिया, क्योंकि 1898 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद
ये अब प्रैक्टिकली मटेरियलाइज हो रहा है वो आइडिया जो सर सैयद अहमद ख़ान का था कि मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लिए अलग सीटों का मुतालबा करें ताकि वो प्रॉपर अपनी नुमाइंदगी जो है वो असम्बलियों में भेज सकें। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेपरेट सीट्स फॉर मुस्लिम्स का जो है कॉन्सेप्ट जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान का था, जो बाद में शिमला डेपुटेशन बनाने की एक वजह भी बना। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस वक्त जो बरसगीर में हुकूमत थी वो ब्रिटिशर्स की थी, अंग्रेज़ यहाँ पे हुक्मरान थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक आइडिया दिया था जो मैंने स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस किया है कि लॉयल्टी टूवर्ड्स ब्रिटिश, कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ नहीं बिगाड़नी। अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ बिगाड़ देंगे या उनके साथ कन्फ्रंटेशन में जाएंगे या हम उनके साथ लड़ाइयाँ शुरू कर लेंगे तो उसका हमें नुकसान होगा। और नुकसान क्या होगा कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो तो ऑलरेडी दे आर नॉट विलिंग टू गिव राइट्स टू द मुस्लिम्स, और अगर ये ब्रिटिश भी इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं देने चाहिए तो फिर हम मुस्तकिल तौर पर मुस्लिम आइडेंटिटी जो है वो लूज़ कर बैठेंगे। तो इन हालात में हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ डायलॉग करने चाहिए, हमें उनसे मुतालबा करना चाहिए कि हम एक अलग सेपरेट एक नेशन है, हमारी आइडेंटिटी सेपरेट है, हमारा कल्चर है, हमारी जो एक अपनी इकोनॉमिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, हमारी एक इंटेलेक्ट है हमारा, तो हम एक जो आइडेंटिटी के कंपोनेंट्स हैं वो हम पूरे करते हैं। लिहाजा हमें मुस्लिम्स की जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि हमें हमारे जो आबादी के तनासब से या आबादी के तनासब से ज़्यादा हमें हमारी सीट्स जो हैं वो इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर मिलनी चाहिए ताकि हम वहाँ मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकें और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अब हमने ये देखना है कि ये तो हमने ऊपर दो काउंसिल्स की बात की, एग्जेक्टिव काउंसिल की बात की हमने, इसके बाद ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी हमने बात की। तो अब प्रोविंसेस की तरफ भी हमें थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है कि प्रोविंसेस में जो तीसरा फैक्टर हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि जो प्रोविंसेस थे वहाँ मुसलमानों की क्या कंडीशन थी, वो कौन कौन से सूबे थे जहाँ मुसलमानों को एक होप नज़र आती थी कि अगर यहाँ पे कभी इलेक्शंस हुए या यहाँ पे कभी मुसलमान जो हैं उनको मौका दिया गया तो उनकी हुकूमतें इस्टेब्लिश हो सकती हैं। आप देखें पंजाब है, पंजाब बहुत बड़ा सूबा था तो उसके अंदर 50% मुस्लिम्स थे। इसी तरह हम देखते हैं बंगाल है, बंगाल के अंदर 30 to 40% जो है वो मुसलमान वहाँ पे रह रहे थे। यूपी है उसमें 14% थे, यूपी के अंदर यूनाइटेड प्रोविंसेस उसके अंदर 14% यानी 14% मुस्लिम्स की तादाद थी। सीपी के अंदर 10% थी, मद्रास में 10% थी, बम्बे में 30% थी, यानी उस आप देखेंगे पंजाब में 50% थी और बंगाल में 30 से 40% थी। बाकी तो कोई सूबा ऐसा नहीं है कि जिसमें मुसलमान जो है वो बड़ी मेजॉरिटी में हो या इवन 50% हो, कहीं पे 10% मुस्लिम्स की तादाद है, कहीं पे 14% है, और इस तरह की रेशो जो है वो पूरी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। इस दौरान एक बरसगीर के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ या एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ। वो क्या था कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। वो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया है प्रोविंस जिसमें 30 से 40% मुस्लिम्स थे, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे जब ये सूबा तकसीम हुआ दो सूबों के अंदर तो इसमें क्या रेशो थी मुस्लिम्स की ये देखने की ज़रूरत है। इसमें मुस्लिम्स की रेशो जनाब ये थी कि इन ईस्ट पाकिस्तान 70% मुस्लिम्स वर लिविंग देयर और इन वेस्ट पाकिस्तान ओनली 30% मुस्लिम्स वर देयर। अब ये देखें कि आप ये बड़ा स्ट्रेंज और बड़ा हैरान कुन और मुसलमानों के लिए खुशी का लम्हा था कि एक ऐसा सूबा वजूद में आ गया जहाँ पे 70% मुसलमान रहते थे, और वो कौन सा था? ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल और जो वेस्ट बंगाल था वहाँ पे ओनली 30% जो है वो मुस्लिम रह रहे थे, इसलिए वेस्ट पाकिस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं थे, सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में थे। और जो ना इससे अब मुसलमानों को फ़ायदा होना था। मुस्लिम बड़े खुश हुए कि हमारा एक अलग सूबा बना, अब उस सूबे में मेजॉरिटी में है, हमें मौका मिलेगा वहाँ पे गवर्नमेंट करने का, हम मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। लेकिन इस पर बड़ा हैरान कुन हिंदू प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए
इस पार्टीशन के ख़िलाफ़। हिंदुओं ने रिजेंटमेंट शो की, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिजेंटमेंट शो की, उन्होंने मुसलमानों को इरिटेट करना शुरू कर दिया, मुसलमानों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया कि उन्होंने दे हैव रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्यों उन्होंने रिफ्यूज़ किया? चूँकि इससे मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश जो हैं ये अब मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा हमें इसकी मुखालफत करनी चाहिए। अब ये जब हिंदू माइंडसेट या हिंदू रिएक्शन आया तो देन मुस्लिम्स रियलाइज्ड अगेन कि यार ये जो हिंदू मेंटालिटी है या हिंदू जो माइंडसेट है ये तो हमें राइट्स नहीं दे रहा। तो फिर हमने राइट्स के लिए किससे बात करनी है? हम किससे ये मुतालबा करें कि वो हमें हमारे राइट्स दें? तो देन मुस्लिम्स फेल्ट नीड टू स्टार्ट नेगोशिएशंस और डायलॉग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हम डायलॉग करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे तो हम अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। अगर हम उनके साथ डायलॉग या नेगोशिएशंस नहीं करते तो हिंदू मेंटालिटी जो है वो हमें हमारे राइट्स देने से इनकारी है। इस दौरान जनाब क्या हुआ कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई और 1905 में ही यूके के अंदर लिबरल पार्टी की हुकूमत इस्टेब्लिश हो। अब लिबरल पार्टी ने जब इक़्तिदार में आई तो उसने आते ही ऐलान कर दिया कि हम वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन द कॉलोनीज़ कि ब्रिटिश की जिन जो कॉलोनीज़ हैं उनके अंदर हम रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाने। कौन सी रिफॉर्म्स? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हम देने जा रहे हैं। लिहाजा ये अब एक नई मुस्लिम्स के अंदर सोच, ये एक नया फैक्टर डेवलप हुआ शिमला डेपुटेशन का कि मुस्लिम्स ने ये सोचा कि अगर ये रिफॉर्म्स आनी है और इसमें हमें इग्नोर कर दिया गया, हमारे राइट्स हमें ना मिले तो अगेन हिंदू माइंडसेट जो है वो बरसगीर के अंदर हमारा रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इन हालात में उन्होंने फिर ये एक रियलाइज़ किया कि हमें उनके अंग्रेज़ों के साथ डायलॉग में जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि यहाँ पे मुस्लिम अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनकी सोशल इकनॉमिक लाइफ जो है वो हिंदू जो एक रिलीजन है उससे टोटल मुख्तलिफ है। लिहाजा हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे ट्रीट किया जाए, ना कि हमें इंडियंस समझ के इंडियंस हिंदू और मुसलमानों को एक ही लाइन में रख दिया जाए। लिहाजा ये भी इस एहसास ने भी मुसलमानों को मजबूर किया कि वी शुड जो है वो हमें एक इस तरह का एक डेलीगेशन बनाना चाहिए जो मुस्लिम्स के जो ब्रिटिशर्स के साथ जाके बात करें ताकि इन रिफॉर्म्स में मुसलमानों को उनका शेयर मिल सके। अब यहाँ पे जी एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग जो बात हुई इस दौरान ही, वो इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 में पहले हम पढ़ चुके हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने फील किया था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद कि अब मुसलमानों का और हिंदुओं का जो इकट्ठे रहना है वो पॉसिबल नहीं है। तो वो चूँकि एक जो स्क्रिप्ट का एक इशू था, उस स्क्रिप्ट में हिंदी को जो है वो संस्कृत और हिंदी जो है उसके ज़रिए उसको सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का एक स्टेटस दिलवाना चाह रहे थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी में तो ये पूरा ना हो सका, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद 1890s में ये जो है वो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है वो स्टेटस दे दिया। अब ये भी मुसलमानों के लिए एक थ्रेट था क्योंकि वो समझते थे कि उर्दू हमारी हमारी जो सेकंड लैंग्वेज चल रही थी, अब उर्दू को अगर हिंदी के साथ रिप्लेस किया जा रहा है तो इट मीन्स हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ें उससे जो है वो मुतासर होंगी। लिहाजा हमें एक ऐसा डेलीगेशन बनाना चाहिए जो जाके ब्रिटिश से बात करे, हमारे राइट्स की बात करे। और लास्ट में जो फैक्टर बना वो ये था कि बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी का क़याम बनारस में कर दिया गया कि हिंदुओं की स्पेसिफिक एक यूनिवर्सिटी बना दी गई जिसका नाम ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रख दिया गया। अब ये एक मुसलमानों के लिए एक और बड़ा था कि कम्युनल बेसिस पे एक बनारस यूनिवर्सिटी हिंदुओं के लिए इस्टेब्लिश कर दी गई है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई यूनिवर्सिटी का वजूद नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स ने
फैक्टर्स कंपेल्ड मुस्लिम्स टू स्टार्ट डायलॉग और नेगोशिएशंस विद द ब्रिटिशर्स। दोबारा मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो इंपीरियल जो 1892 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था उसके अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियंस की नुमाइंदगी थी उसमें मुसलमान किस हद तक अपनी नुमाइंदगी भेज पा रहे थे उसमें वो बुरी तरह फ्लॉप हो रहे थे। लिहाजा पहला फैक्टर आपने 1892 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है उसको आपने सामने रखना है। दूसरा आपने जो बात इसके अंदर के प्रोविंसेस के हवाले से जब हम दूसरा फैक्टर आप डिस्कस करेंगे तो उसमें आप पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करेंगे कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई और जिसके नतीजे में हिंदू प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। हिंदुओं ने इस पार्टीशन को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो जिसके नतीजे में मुसलमान जो हैं वो एक अपने राइट्स के लिए उन्होंने इस बात का महसूस किया कि हमें एक डेलीगेशन जो है वो बनाना चाहिए और वो ब्रिटिशर्स से जाके हमारे राइट्स के लिए बात कर सकें। तीसरा जो इसके अंदर जो हमें आपको पॉइंट नज़र आता है वो ये था लिबरल पार्टी इन यूके 1905 कि लिबरल पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट बनी और उस गवर्नमेंट ने जब रिफॉर्म्स को अनाउंस किया तो देन हमें फील हुआ कि हमें फिर कुछ हमारे ऐसे लोग होने चाहिए जो वहाँ जाके अंग्रेज़ों के साथ बात कर सकें। और फिर उसके बाद आप देखें कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का जो इम्पेक्ट आया कि हिंदी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। बनारस में जो हिंदू यूनिवर्सिटी का क़याम, अब ये वो फैक्टर्स थे जो दे प्लेड रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शिमला डेपुटेशन। अब हम जाते हैं फॉर्मेशन की तरफ। फॉर्मेशन में आप ये देखेंगे कि उसके मेंबर्स कितने थे, उन मेंबर्स में कौन कौन से लोग शामिल थे और वो उनको टास्क क्या दिया जा रहा था, इन चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। अब फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि 35 मेंबर्स, ये डियर स्टूडेंट्स ये जब आप उसमें जाएंगे एमसीक्यूज़ में कहीं आप अगर अपीयर होते हैं ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और इवन या हमारे जो हैं तो उसमें ये एग्जैक्ट फिगर आपने अपने जहन में रखते हैं। 35 मेंबर्स का ये एक डेलीगेशन बना जिसको सर आगा खान लीड कर रहे थे। अब ये 35 मेंबर्स जो हैं, जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो अलीगढ़ मूवमेंट का जो प्रैक्टिकली जो इम्पेक्ट है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये 35 मेंबर्स वो थे, इनमें से कुछ अलीगढ़ के ग्रेजुएट्स थे, कुछ वो थे जो अलीगढ़ में टीचर रह चुके थे और कुछ लोग वो थे जो अलीगढ़ के स्पॉन्सर थे या उसको डोनेशन देते थे। 3 कैटेगरीज मैंने आपके सामने रखी हैं। नंबर 1 ग्रेजुएट्स ऑफ अलीगढ़ कि जो अलीगढ़ से पढ़ के फारिग हुए थे वो कुछ लोग इन 35 मेंबर्स में शामिल थे। कुछ लोग वो थे जो वहाँ पे टीचिंग करते रहे थे, वो इसका हिस्सा थे। और तीसरे वो हो गए जो डोनर्स थे अलीगढ़ के, वो इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। अब ये 35 जो मेंबर्स हैं इनका जो डेलीगेशन था ये मिशन लेकर कि हमने ब्रिटिशर्स को इस बात पे कन्विंस करना है कि ये जो आप रिफॉर्म्स ला रहे हैं उन रिफॉर्म्स में मुसलमानों को उनके जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। मुसलमानों की जो आबादी है उस आबादी के तनासब से ज़्यादा मुसलमानों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए ताकि मुसलमान अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अब फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट हम आपका जो हेडिंग बनेगा या आपका जो पॉइंट होगा वो उसके फीचर्स होंगे। वो कौन से पॉइंट्स थे, एग्जैक्ट पॉइंट्स आपने नोट करने ताकि आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगें तो आपको आसानी रहे। तो उन पॉइंट्स में जी सबसे पहले जब वो ब्रिटिशर्स के साथ उनकी शिमला में मुलाकात हुई तो उन्होंने सबसे पहले तो पार्टीशन ऑफ बंगाल पे जो 1905 में पहले मैंने उसके फैक्टर्स में आपके साथ डिस्कस किया है उसमें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की तारीफ़ की। उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा काम है, बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है, हम मुसलमानों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अगर इस तरह आप सारे लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी गवर्नमेंट भी स्ट्रेंथन होगी और लोग भी खुशहाल होंगे। तो सबसे पहले ही वो डेलीगेशन जब बैठा उनके साथ ब्रिटिशर्स के साथ तो उन्होंने उनकी तारीफ़ें जो हैं वो स्टार्ट कर दी। दूसरा उन्होंने जो मुतालबा किया, चूँकि पहले बात हुई है हमारी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, लिहाजा उसके बदले में मुसलमानों ने या मुसलमानों का ये शिमला डेपुटेशन था उन्होंने मुतालबा किया कि हमें
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो बना के दें, उसके लिए हमें फ़ंड्स दें, उसके लिए हमें सपोर्ट दें, ताकि वो मुसलमानों के एक नुमाइंदा यूनिवर्सिटी हो और मुसलमान जो हैं वो अपने आप को एजुकेट कर सकें। अब आप देखें, ये वही पॉइंट था जो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि मुसलमानों को पहले अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, फिर पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इस वक्त अगर वो पॉलिटिक्स में आएंगे तो उनको नुकसान होगा। अब ये सर सैयद अहमद ख़ान के वो लोग जो वहाँ से एजुकेट हो चुके थे अलीगढ़ से, वो अब इस पोजीशन में आ चुके हैं वो कि ब्रिटिशर्स के सामने बैठकर वो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। तो दूसरा ये था कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने जो एक इदारों की बुनियाद रखी थी, अब वो फाइनल शेप इख्तियार करने जा रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुतालबा शिमला डेपुटेशन में किया जा रहा है कि हमें एक यूनिवर्सिटी जो है वो मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर डिमांड फॉर जॉब्स। अब डिमांड फॉर जॉब्स क्या है कि पहले मुसलमान एजुकेट नहीं थे, एजुकेशन ना होने की वजह से वो कोई प्रॉपर जो जॉब्स होती थी, जो मेजर जॉब्स थी, उसके अंदर उनका जो रिप्रेजेंटेशन थी वो ज़ीरो थी। अब लोग अलीगढ़ का और सर सैयद अहमद ख़ान का मिशन कामयाब हो चुका था कि हमने मुसलमानों को एजुकेट करना है। अब मुसलमान इस पोजीशन में आ चुके थे कि उनको जो आला सतही की जो सर्विसेज हैं या जॉब्स हैं उनके अंदर वो अपनी नुमाइंदगी मांग रहे थे कि हमें हमारी नुमाइंदगी जो है वो इन जॉब्स के अंदर मुसलमानों के अंदर जो है वो मिलनी चाहिए। अब वो बड़ी बड़ी जॉब्स कौन सी थी, या वो कौन सी जॉब्स थी जिसके लिए, या वो कौन से ऐसे बड़े ओहदे थे जिसके लिए वो ये मुतालबे कर रहे थे। अब देखिए, हर स्टेट के कुछ पिलर्स होते हैं, बल्कि हर स्टेट के एक ही तरह के पिलर्स होते हैं। उसमें लेजिस्लेचर होती है, उसमें एग्जेक्टिव होती है, उसमें जुडिशरी होती है। ये तीन स्टेट के मेन पिलर्स होते हैं। आप नोट फरमाएं कि सबसे पहले लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जेक्टिव और लास्ट पे जुडिशरी। अब ये तीन जो पिलर्स हैं, मुसलमान इनमें अपना शेयर मांग रहे थे। वो कहते थे कि जो जुडिशरी है उसमें मुस्लिम जजेस अपॉइंट करें। अगर आप मुस्लिम जजेस अपॉइंट करेंगे तो मुसलमानों के जो लॉज हैं या मुसलमानों की जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं या इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक वो डिसीजन ले सकेंगे, और इस तरह जो है वो रूल ऑफ लॉ भी होगा और जस्टिस भी होगा। तो मुसलमान जो हैं उनको जुडिशरी के अंदर प्रॉपर जो है उनको शेयर दिया जाए या उनका कोटा जो है वो मुतय्यन होना चाहिए। इसी तरह जनाब एग्जेक्टिव में क्या था कि आप देखें कि 1892 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट में मैंने आपको बताया है कि 5 मेंबर्स होते थे, जो मेंबर जो हैं वो प्योर ब्रिटिशर्स होते थे। इसके अलावा वहाँ पे उनकी इंडियंस की कोई नुमाइंदगी जो है वो हमें नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे वो एग्जेक्टिव में भी शेयर मांग रहे हैं और लेजिस्लेचर में भी शेयर कोटा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो जो पीछे हमने इंडियन काउंसिल एक्ट में हमने बात की थी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके अंदर हमें नुमाइंदगी दी जाए, हमें एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि हम अपनी एक मुस्लिम आइडेंटिटी रखते हैं और उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो अहबाब हैं वो इन स्टेट के पिलर्स जो हैं इनके अंदर मौजूद हों, ताकि वो मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। अब ये जनाब ये कोटा सिस्टम के मुसलमानों की जो पहले मैंने बात की थी कि मुसलमानों की आबादी के तनासुब से ज़्यादा, वो आबादी के तनासुब से नहीं मांग रहे, वो आबादी के तनासुब से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। अब उसमें उन्होंने कोई फिगर्स नहीं दिए कि हम टोटल मुसलमान इतने और हमारी जो नुमाइंदगी है वो इतनी बनेगी या इतनी बनेगी, ये उन्होंने डिटेल नहीं दी उसके अंदर शिमला डेपुटेशन के अंदर। वो उन्होंने ब्रिटिशर्स पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी जितना हमारा बरसगीर में या सूबों के अंदर जो हमारी आबादी का तनासुब बनता है उस तनासुब से ज़्यादा मिलनी चाहिए। अब आप देखेंगे प्रोविंसेस में, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी कि 50% पंजाब में है, बंगाल में 30 से 40% हैं, बाकी सारे प्रोविंसेस में कहीं पे 14% है, कहीं पे 10% मुस्लिम्स हैं। अब अगर वो तनासब से मांग लेते तो बहुत कम नुमाइंदगी हमें मिलनी थी। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारी आबादी के तनासब से ज़्यादा हमें नुमाइंदगी जो है वो इन पिलर्स के अंदर मिलनी चाहिए। लास्ट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। सर सैयद अहमद ख़ान या फिर हमें याद आ रहे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि मुसलमानों अगर आप अपनी अलग से अपने लिए सीट्स का मुतालबा नहीं करोगे तो आप
अपने राइट्स को और अपनी नुमाइंदगी को और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको असम्बलियों में नहीं भेज सकेंगे। लिहाजा शिमला डेपुटेशन ने ये कहा कि जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए ताकि मुसलमान जो हैं वो मुसलमान को ही वोट कास्ट करें। मुस्लिम वोट फॉर मुस्लिम्स होगा तो देन हमारे जो मुसलमानों के नुमाइंदगी होगी वो असम्बलियों में पहुंच सकेगी। अब आप देखें यहाँ पे जो मज़ेदार बात है कि कांग्रेस, उस वक्त कांग्रेस का वजूद था और कांग्रेस में मुसलमान थे। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन कहीं पे मुसलमान, यहाँ पे जो शिमला डेपुटेशन है वो ये मुतालबा नहीं कर रहा कि हमें जो कांग्रेस के मुस्लिम्स हैं उनको नुमाइंदगी ना मिले, सिर्फ उन मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए जो कांग्रेस से बाहर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी पार्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट नहीं हुई। हम मुस्लिम्स बतौर मुस्लिम्स बात कर रहे हैं, हम कोई कांग्रेस या मुस्लिम लीग के नुमाइंदे के तौर पे बात नहीं कर रहे। लेकिन अभी मुस्लिम लीग नहीं बनी। अब हम देखते हैं आगे चल के कि इस पे ये जो डेपुटेशन था, शिमला डेपुटेशन, इनके जो पॉइंट्स थे, इस पे ब्रिटिश का और हिंदू का रिएक्शन क्या है। अब आपका एक तीसरी फेज़ जो है वो इसकी स्टार्ट होगी। पहली फेज़ क्या थी कि वो फैक्टर्स दैट प्लेड रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शिमला डेपुटेशन, और दूसरा उसका जो पोर्शन मैंने आपके सामने रखा है वो फॉर्मेशन ऑफ द शिमला डेपुटेशन, कितने अफराद पे मुश्तमिल था और उनके मुतालबात क्या थे, उनके फीचर्स क्या थे, उनकी डिमांड्स क्या थी, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हम देखते हैं कि उन डिमांड्स पे अंग्रेज़ों ने क्या कहा। उस शिमला डेपुटेशन के साथ जब उनकी बात हुई, जब डायलॉग हुए, तो सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे दे अप्रिशिएटेड मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों की तारीफ़ें स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा जी कि मुसलमान जो हैं वो वेल डन, आप लोग पूरी तैयारी से आए हैं और मुसलमानों की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक मशवरा देते हैं। वो मशवरा क्या है? वो मशवरा ये है कि आपकी सारी डिमांड जो हैं वो लंदन से अप्रूव होनी है। आपने जितनी डिमांड्स, क्योंकि लेजिस्लेशन कहाँ से हो रही है? लंदन से, और लंदन में वो सेक्रेटरी फॉर इंडियन अफेयर्स के ज़रिए गवर्नर जनरल की तरफ आती थी, और गवर्नर जनरल जो है वो आगे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेकर जाता था, और वहाँ से जो अप्रूवल होती थी वो फिर बरसगीर के अंदर इम्प्लीमेंट कर। उन्होंने कहा जी आपके सारे मुतालबात की जो अप्रूवल है ये लंदन से होगी, लेकिन वो जो लंदन में लोग बैठे हैं वो आपसे क्यों बात करेंगे? आप किस हैसियत से आप हमारे साथ डायलॉग कर रहे हैं? क्या आप मुसलमानों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? क्या बरसगीर के सारे मुसलमानों ने आपको नॉमिनेट करके भेजा है? लिहाजा आपके लिए बेहतर ये है कि आप वापस जाएं और अपना कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएं, अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएं, और उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप जो अपने मुतालबात हैं वो यूके में पहुंचाएं, वहाँ लंदन में पहुंचाएं, वहाँ की जो हमारी लेजिस्लेचर है वहाँ से फिर आपके जो रिफॉर्म्स आएंगी उसमें आपके इन राइट्स को या आपके इन मुतालबात को सामने रख के हम यहाँ रिफॉर्म से मुतारिफ़ करवाएंगे। क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने तो हमें एक नई राह की तरफ चला दिया है कि अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएं। अब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है कि अपनी कोई सियासी जमात इस्टेब्लिश करें ताकि आपकी जो नुमाइंदगी है वो जस्टिफाई हो सके कि आप मुसलमानों के नुमाइंदा हैं, मुसलमानों ने आपको भेजा है। लिहाजा जिसके नतीजे में 1906 में फिर मुस्लिम लीग बनी, लेकिन उस पर हम बाद में बात करते हैं। अब हम देखते हैं हिंदू रिएक्शन, कि हिंदू रिएक्शन क्या था। अब हिंदू पे दो तरह का हिंदू रिएक्शन आया। एक तो ये आया कि उन्होंने कहा जी कि ये तो डिवाइड एंड रूल चल रहा है। आज तक हमारा जो वो एंटी ब्रिटिश स्टांस है वो आज तक लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे मज़हब की बुनियाद पे यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं उनको डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो शिमला डेपुटेशन है इसमें ये ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं और मुसलमानों में एक तकसीम पैदा कर दी है ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और उनका इक़्तिदार यहाँ पे स्ट्रेंथन रहेगा।
ये मुसलमानों ने नहीं कहा था, ना मुसलमानों की ऐसी कोई अप्रोच थी, ना मुसलमान ऐसा सोच सकते थे, क्योंकि वो अपने राइट्स के लिए, अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए वो एफर्ट्स कर रहे थे। तो उनको तो चाहिए था कि ब्रिटिश उनके साथ मिलके उनको हिंदुओं से उनके राइट्स लेकर दें। लेकिन हिंदू माइंडसेट ने ये कहा कि डिवाइड एंड रूल हो रहा है, और डिवाइड एंड रूल के नतीजे में जो अंग्रेज़ हैं वो मजबूत हो रहे हैं और यहाँ पे हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि हम वो तो पहले भी ये सिचुएशन थी कि हिंदू माइंडसेट जो है वो मुसलमानों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, और वो एक ही सीरीज़ में चल रहा था। अगर हम उसी पूरी पुराने सेटअप में चलते रहते और मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासब से या उनकी आबादी के तनासब से ज़्यादा सीट्स ना मिलती, तो मुसलमानों की नुमाइंदगी कहीं पे ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होती, ना एग्जेक्टिव में होती, ना जुडिशरी में होती, ना जॉब्स में कोटा होता। तो इस के नतीजे में मुसलमान ना इकोनॉमिकली बेहतर होते, ना सोशली बेहतर होते, ना उनका जो है वो कोई जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, ना उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो सकती थी। तो इन हालात में जो हिंदू माइंडसेट था उसने इसको डिवाइड एंड रूल का नाम दे दिया। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कि ये जो 35 लोग हैं ये कौन है? क्या ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं? इनको किसने चुना है? इवन आप देखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त तक कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे, तो उन्होंने भी इन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने भी इनको मुसलमानों का नुमाइंदा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये काम जो है ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका काम होता है कि वो वहाँ जाके उनकी नुमाइंदगी करें, लिहाजा ये लोग पहले मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव्स बने किसी प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद जाके ये उनके साथ डायलॉग या नेगोशिएशंस का आगाज़ करें। अब ये वही बात थी जो ब्रिटिश ने सजेस्ट किया था मुसलमानों को कि जाएं पहले कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएं और उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आप अपनी जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई करें, और उन जस्टिफाई करने के बाद आप हमारे साथ बैठें, डायलॉग करें, नेगोशिएशंस करें, और हम मुसलमानों को उनके राइट्स दे देंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी ये वही मौक़िफ़ था जो ब्रिटिश का था। क्यों था ये मौक़िफ़? यहाँ पे अब एक नया क्वेश्चन रेज होता है। इसलिए होता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए थे। तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में चूँकि पढ़ते रहते, वो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा जानते थे। वो बहुत ज़्यादा लेटर ऑन चल के हम देखेंगे उनकी पॉलिटिक्स के अंदर, और उनके जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, और उनकी जो डिमांड्स थी, और उनके राइट्स के लिए जो स्ट्रगल्स हैं, उन सारी चीज़ों को जब हम एनालाइज करेंगे तो जिन्ना की जो ब्रिटिश ट्रेनिंग है वो किस तरह सामने आती है, ये हम आपके सामने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से जो चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब 1907 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक लंदन ब्रांच बन गई 1907 में। अब ये क्यों बनी? वो इसलिए बनी कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, ये बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि आपका कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो उसके नतीजे में मुस्लिम लीग 1906 में बनी। 1907 में उन्होंने एक लंदन ब्रांच बना दी, सैयद अमीर अली को उसका हेड बना दिया। अब मुस्लिम लीग तो यहाँ इंडियन लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये फिर देन व्हाई इन लंदन में हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक ब्रांच लंदन में बना दी? वो जनाब इसलिए हमने बनाई क्योंकि अंग्रेज़ ये कह रहे थे, ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि लंदन में जो लोग बैठे हैं उन्होंने आपकी जो राइट्स हैं उस पर लेजिस्लेशन करनी है, लिहाजा आप लोगों को उनसे भी बात करनी चाहिए। जब तक आपके मुतालबात वहाँ तक लंदन तक नहीं पहुँचेंगे उस वक्त तक आपको आपके राइट्स नहीं मिल सकते। अब हमें वहाँ एक ब्रांच चाहिए थी, या वहाँ एक ऐसा फ़र्द चाहिए था जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ हमारे राइट्स की बात करता कि मुसलमानों के जो मुस्लिम राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए, कैसे मिलने चाहिए, किस हद तक मिलने चाहिए और किस तरीके से मिलने चाहिए। चौधरी अमीर अली ने लंदन के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे उस ब्रांच जो हमने लंदन ब्रांच बनाई थी उसके ज़रिए वहाँ पे अंग्रेज़ों को कन्विंस करने की कोशिश की कि हमें मुसलमानों को उनके राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। ये है जनाब इसका फीचर्स और ब्रिटिश रिएक्शन और हिंदू रिएक्शन। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन अब स्टार्ट हो रहा है, कॉपी पेंसिल है ना आपके पास, उम्मीद है आप इसको नोट कर रहे होंगे ताकि आप जब लेक्चर ख़त्म हो तो फिर आपको इजी ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने होंगे और आप
पेपर में इसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ से तो वो वापस आ गए। उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया जी कि पहले आप जाएं, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएं, अपनी जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई करें, और उसके बाद आप के जो मुतालबात हैं वो आप जो लंदन में लोग बैठे हैं उनके साथ भी डिस्कस करें, ताकि वहाँ पे जो लेजिस्लेशन हो वो आपको हेल्पफुल साबित हो सके। अब वो वापस आए। अब हमने देखना ही है कि ये 35 लोगों का जो डेलीगेशन था, डेपुटेशन जो था, जो शिमला में ब्रिटिशर्स से मिला था, इसका हमारी बरसगीर की जो पॉलिटिक्स है या यहाँ पे जो हमारी राइट्स की स्ट्रगल थी उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट अब हम एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पैक्ट के हवाले से और शिमला डेपुटेशन के। इस शिमला डेपुटेशन के नतीजे में एक मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स है। पहले हमने जो एक्ट पढ़ा था वो इंडियन कौंसल्स एक्ट 1892 था। अब हम 1909 तक पहुँच गए हैं। ये जितनी मेरी आपकी स्ट्रगल डिस्कशन हुई है ये 1892 से हमने स्टार्ट की थी और अब हम इस वक्त 1909 तक पहुंच चुके हैं। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ठीक जनाब। अब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो हैं एक उसके अंदर जो है ये दोनों अहबाब वो थे जो लेबर गवर्नमेंट जब यूके में इस्टेब्लिश हुई है तो यहाँ की जो हुक्मरानी है वो इन लोगों के हवाले कर दी गई थी। एक शख्स मिंटो था और दूसरा मॉर्ले था। इन दोनों ने मिल के जो ऑफिशियली जो इन्होंने यहाँ की जो रिफॉर्म्स दी या यहाँ पे जो एक्ट लाने के लिए जो गवर्नमेंट को सजेस्ट किया उसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहा जाता है 1909 जनाब। अब आप वो 1892 वाली जो इंडियन कौंसिल एक्ट है उसको अपने ज़हन में लेकर आए, या आपने रजिस्टर पे वो लिखा हुआ है तो दोबारा उसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उसको ज़रा एनालाइज करते हैं। आप देखिएगा उसमें हमने ऊपर किसको रखा था, गवर्नर जनरल और वाइसराय। जैसे इस वक्त हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह गवर्नर जनरल ऑब्लिक वाइसराय, ये दो डेजिग्नेशन है लेकिन फ़र्द एक होता था। अब इसके नीचे दो कौंसल्स हमने बनाई थी उसमें 1892 के अंदर। एक काउंसिल क्या थी, एग्जेक्टिव काउंसिल, और दूसरी जो काउंसिल थी वो क्या थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक हो गया जी, ये पहले हम बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो एग्जेक्टिव काउंसिल है, एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर 5 ब्रिटिशर्स, उसमें भी 5 ब्रिटिशर्स थे 1892 में। 1909 में भी एग्जेक्टिव काउंसिल में 5 ब्रिटिशर्स रखे गए, लेकिन इसमें अब एक शख्स और ऐड कर दिया गया, यानी टोटल मेंबर्स की तादाद 6 होगी। अब 6 में से जो एक नया शामिल किया गया वो इंडियन होगा, यानी इंडिया से होगा। पहले इस एग्जेक्टिव काउंसिल में इंडियंस की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। अब आप देखेंगे कितना प्रेशर था हमारे शिमला डेपुटेशन का, और जो यहाँ के जो लोग थे, हिंदू मेंटालिटी थी, उनका भी एक प्रेशर था डेफिनेटली कि अंग्रेज़ों को मजबूरन यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको अपनी एग्जेक्टिव काउंसिल में शामिल करना पड़ा। तो वो इस वक्त टोटल तादाद जो है वो 6 हो गई। 5 पिछले में भी थे और इसमें भी 5 थे, लेकिन इसमें एक बढ़ा दिया गया, उसको 6 कर देगी। 6 मेंबर्स पे ये मुश्तमिल होगी, उसमें से एक इंडियन होगा। अब वो कौन से इंडियंस थे, 1909 में ये एक्ट आया था। 1909 और 10 तक जो पहला शख्स इस असम्बली में इंडियन आया वो SP सिन्हा था, SP सिन्हा। और दूसरा जो शख्स 1910 से 1911 तक जो दूसरा इंडियन इसमें शामिल हुआ वो सर इमाम अली जो है, ये दूसरा इंडियन था। अब ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, फिर कहीं आगे चल के इन पे हम बात करेंगे। तो दूसरा जो है, अब हम जाते हैं दूसरी काउंसिल की तरफ। दूसरी काउंसिल कौन सी थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक थी एग्जेक्टिव काउंसिल, इसकी मेंबर्स की तादाद पहले 5 होती थी और 1909 में वो बढ़ा के 6 कर दी गई। और जो वहाँ पे है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ जो मेंबर्स की तादाद है वो 60 कर दी गई। 60 मेंबर्स होंगे। वेरी ग्रेट कि 60 मेंबर्स जो हैं वो इसके अंदर कर दिए गए। अब देखना यह है कि इन 60 मेंबर्स की डिवीजन कैसे हो रही है। इसमें ब्रिटिशर्स कितने थे, इसमें इंडियंस कितने थे,
अब हम इसको हम डिस्कस करते हैं। आप ज़रा इनको डिटेल से सुनिएगा या डिटेल से लिख लीजिएगा ताकि ये चीज़ें जो है ना ये आपको आसानी से याद हो जाए। अब इन 60 मेंबर्स में से 27 मेंबर्स रखे गए कि वो इंडियंस होंगे। 60 मेंबर्स में से 27 मेंबर्स कौन होंगे? इंडियंस, जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, ठीक है। और बाकी कितने बच गए? 33 मेंबर्स। अब वो 33 मेंबर जो हैं वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे। इंडियंस को तो नुमाइंदगी मिल गई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, लेकिन यहाँ फिर एक हम बतौर मुस्लिम, हमारे जो लीडर्स, हमारे आबाओ अजदाद जो मुतालबा कर रहे थे वो ये था कि मुसलमान, वेयर द मुस्लिम्स आर स्टैंडिंग, ये तो इंडियंस हैं और इंडिया के अंदर मुस्लिम्स तो मेजॉरिटी में नहीं है, लिहाजा मुसलमानों ने जो इतनी स्ट्रगल की थी, जो शिमला डेपुटेशन गया, उन्होंने मुसलमानों के राइट्स की बात की, उसका क्या इम्पेक्ट आया? इंडियंस को तो उनके राइट्स मिल गए, तो मेजॉरिटी में जो लोग होंगे वो वहाँ से इलेक्ट होंगे और जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात हुई कि 6 सीट्स फॉर मुस्लिम्स, दैट्स ग्रेट अचीवमेंट फॉर द मुस्लिम्स, कि वो जो 21 जनरल सीट्स होंगी, यानी 27 टोटल सीट्स हैं, उसमें 21 जनरल सीट्स हैं जिन पे भी मुसलमान कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, और जो 6 सीट्स होंगी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व होंगी। डबल फ्रेंचाइज मुसलमानों को मिल गया कि मखसूस सीटें भी मिल गई और जनरल सीट्स पे भी मुसलमान जो हैं वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इट्स अ फर्स्ट टाइम in the history of India that Muslims are going to elect their own representatives, कि मुसलमान आप अपने खुद नुमाइंदे चुनने जा रहे हैं और वो 6 जो मेंबर्स होंगे वो मुसलमान जो हैं वो मुसलमान ही होंगे और मुसलमान ही चुनेंगे। अब कहीं ये नहीं लिखा हुआ, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, इसमें कहीं ये नहीं था कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे जो मुसलमान कॉन्टेस्ट करेगा उसको मुसलमान वोट नहीं देंगे, जो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे मुसलमान कॉन्टेस्ट करेगा उसको कांग्रेस वाले मुसलमान वोट नहीं देंगे। पॉलिटिकल जो पार्टी पॉलिटिक्स हैं अभी स्टार्ट नहीं हुई यहाँ पे, अभी उसकी कोई बात नहीं हो रही। अभी किसकी बात हो रही है? फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, फॉर द वोट फॉर द मुस्लिम्स, कि हमने मुसलमानों ने वोट कास्ट करने हैं मुसलमानों को, लिहाजा हमने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो तकसीम है उसमें अभी हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि मुस्लिम आइडेंटिटी और प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इसको हम लेके चल रहे हैं। इन 2 आइडियाज़ को आप अपने जहन में रखेंगे तो आपके लिए 2 नेशन थ्योरी, आपके लिए आइडियालॉजी, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान हो जाएगा। अब 1909 में इलेक्शन हुए तो जनाब उसमें जना साहब इलेक्ट हो गए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। जना साहब जो है 1909 में इलेक्ट हो गए। अब 1909 में जब इलेक्ट हुए तो जना साहब तो उस वक्त कांग्रेस में थे, वो तो मुस्लिम लीग के कोई उस वक्त कोई प्रोमिनेंट लीडर थे ही नहीं। अब जो लोग मुसलमानों, जो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जो मुसलमान थे, उन्होंने जना साहब को वोट दिए तो जना साहब इलेक्ट हुए ना, क्योंकि वो एक रिजर्व, मुसलमानों की जो रिजर्व सीट्स हैं उस पर इलेक्ट हो रहे हैं। लिहाजा फिर मैं वही बात करूँगा कि यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम आइडेंटिटी है एंड द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स है, नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस और पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम लीग। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम सिर्फ मुसलमानों को लेकर चल रहे हैं, तो इसको आपने ये बात अपने जहन में रखनी है। अब एक नया हेडिंग आप देंगे, ये मैंने आपसे इसके इम्पैक्ट डिस्कस किया है कि मुसलमान जो बिल्कुल इग्नोर हो रहे थे, ना हिंदू उनको राइट्स दे रहे थे, ना ब्रिटिश उनको राइट्स दे रहे थे, तो शिमला डेपुटेशन के बाद मुसलमानों की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नुमाइंदगी को तस्लीम कर लिया गया 1909 की जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर। ग्रेट अचीवमेंट, कंग्रेचुलेशंस मुस्लिम्स के, आपकी एक नई लाइफ का, आपकी एक नई स्ट्रगल स्टार्ट हो रही है कि आप असम्बली में जाके किस तरह मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब हम लास्ट पे इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि शिमला डेपुटेशन की सिग्निफिकेंस क्या थी। हमने इससे पहले हमने इम्पैक्ट देखा है, इम्पैक्ट में और सिग्निफिकेंस में आपने फ़र्क करना है। सिग्निफिकेंस किस तरह हुई जी कि मुस्लिम्स ऑफिशियली उन्होंने अपनी डिमांड्स जो हैं वो सबमिट की
शिमला डेपुटेशन के अंदर पहली दफ़ा वो पहले तो मुसलमानों को वो समझते थे कि ये 1857 में मुसलमान ज़िम्मेदार थे, और उसके बाद जो मुस्लिम आइडेंटिटी है उसको वो अभी तस्लीम ही नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम आइडेंटिटी को तस्लीम कर लिया, और मुसलमानों ने जो शिमला डेपुटेशन के जो लोग थे उन्होंने ऑफिशियली ब्रिटिशर्स से मिल के मुसलमानों के जो मुतालबात हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो उनके सामने रखी। दूसरा जिसकी अच्छा इसी बुनियाद पे ही टू नेशन थ्योरी डेवलप हुई कि टू नेशन थ्योरी जो है कि मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं, और ये जो मुसलमानों की जो एक टू नेशन थ्योरी का जो तस्वर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें यहाँ मटेरियलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा पॉइंट जो आप नोट करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कि मुसलमानों ने ये फील किया है कि हमें एक तो ब्रिटिश के साथ हमें बना के रखेंगे, तो ब्रिटिश के साथ हमने जो लड़ाई लड़नी है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हमने लड़नी है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जितनी रिफॉर्म्स आएंगी, हमारा ये मुतालबा होना चाहिए कि मुसलमानों को उनके राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। अगर हम ऐसी बंदूकें उठा लेंगे और हम अंग्रेज़ों से लड़ते फिरेंगे तो उसका हमें लॉस क्या होगा कि हिंदू जो माइंडसेट है वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाएगा, और मुसलमान जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी से भी महरूम हो जाएंगे, और उनको उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो भी नहीं मिल सकेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट इट्स अ बिगनिंग ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया, कि यहाँ से हमारी जो हम कहते हैं ना फ्रीडम मूवमेंट, हमारी पाकिस्तान बनने की जो मूवमेंट है, जो प्रैक्टिकली हमें राइट्स प्रैक्टिकली हमें जो मटेरियलाइज होती हुई नज़र आ रही है, वो यहाँ से उसकी बिगनिंग है कि मुसलमान जो हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट कर दी कि मुस्लिम लीग भी बन गई, साथ हमारी जो लीडरशिप है वो भी डिफ़ाइन होना शुरू हो गई, और जो हमारे अलीगढ़ के जो लोग ग्रेजुएट्स थे या वहाँ के टीचर्स थे या वहाँ के जो डोनर्स थे, उनकी जो एफ़र्ट्स थी वो भी हमारे सामने आना शुरू हो गई कि किस तरह हम गवर्नमेंट को ये ऑन बोर्ड लेकर हम अपने राइट्स को हासिल करने के लिए अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। मुस्लिम नेशनलिज़म पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट टाइम, कि मुस्लिम नेशनलिज़म जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया और उसको तस्लीम कर लिया गया मुस्लिम नेशनलिज़म को, और वो फिर आगे चल के स्ट्रेंथन होता गया। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसके फीचर्स में हमने डिस्कस किया था, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मुतालबा था, सर सैयद अहमद ख़ान भी उसके लिए एफ़र्ट्स उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, और लेटर ऑन आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये मुस्लिम पॉलिटिक्स में पाकिस्तान बनने तक मुसलमान जो है हमारे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने इन ये जो 6 पॉइंट्स थे इसके शिमला डेपुटेशन के, इनको छोड़ा नहीं है, उन्होंने इनको तर्क नहीं किया, बल्कि ये जो जितनी मूवमेंट थी इस मूवमेंट को सारी की सारी जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट है इसमें शिमला डेपुटेशन की जो डिमांड्स थी वो किसी ना किसी शक्ल में हमारी मुस्लिम लीग की डिमांड्स भी वही रहीं, हमारे मुसलमानों की डिमांड्स भी वो रहीं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनालाइज करने के बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद पाकिस्तान बन गया। तो ये सारी जो डिमांड्स हैं ये जो शिमला डेपुटेशन की थी ये पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर और या हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर इन 6 पॉइंट्स से कभी भी मुस्लिम्स ने डेविएट नहीं किया। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट था, और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो आप 14 पॉइंट्स पढ़ेंगे, आप मुसलमानों की जहाँ भी बात होगी वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होगी। आगे चल के हम इसको भी एनालाइज करेंगे। तो ये था जनाब शिमला डेपुटेशन, उसके फैक्टर्स, उसकी फॉर्मेशन, उसके फीचर्स, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके अलावा उसकी सिग्निफिकेंस। अब ये जो पॉइंट्स हैं मैंने आपके सामने रखते हैं, इनको आपने इन पॉइंट्स में आपने डिवाइड करना है और ये आपने हेडिंग लगाने हैं और उसके नीचे जो जो बातें मैंने आपसे की हैं वो सारी बातें आप इसकी लिखेंगे। एक क्वेश्चन आप नोट कर लें, चूँकि जो हमारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो मेरा इस वक्त हमारे BS के प्रोग्राम के बच्चे जो सुन रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि यहाँ से हमारी फ्रीडम मूवमेंट का आगाज़ हो रहा है। उसको आप नोट कर लें कि शिमला डेपुटेशन पेव्ड द वे, शिमला डेपुटेशन पेव्ड द वे टूवर्ड्स क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। शिमला डेपुटेशन पेव्ड द वे टूवर्ड्स क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद है आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक